तो नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत माइनिंग एंड पेट्रोलियम प्री समिट का आयोजन जयपुर में हुआ। इस दौरान सीएम मदन लाल शर्मा ने यह कहा कि यहां की मिट्टी अनमोल है, यहां की धरती में खनिज के भंडार है। राजस्थान में खनन के क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में यह समिट अहम हिस्सा है। अब तक 18 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। माइनिंग सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और आज 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। बाड़मेर, नागौर और जालौर में भी दुर्लभ खनिजों के भंडार मिले हैं। हमारे यहां यूरेनियम और लिथियम भी मिला है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए हम सभी मिलकर हमारे प्रदेश के विकास को नई दिशा देने जा रहे हैं। खनिज विभाग की ये प्री समिट इस विकास यात्रा की अहम हिस्सा है। ये समिट राजस्थान की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमें इस समिट को लेकर उत्साह देखने को मिला है। और जैसा कि आपने देखा है, हम विभिन्न कंट्रियों में गए हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, यूके हो, में आयोजित इन्वेस्टर मीट में वहां के उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई। हम अभी तक इस समिट के माध्यम से लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर कर चुके हैं और अभी इसमें 1 महीने बकाया है, क्योंकि 9, 10, 11 दिसंबर को हमारा ये होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि माइनिंग सेक्टर में राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और अपार संभावना होने के कारण इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। माइनिंग सेक्टर में निवेश के प्रति भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है और माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज इस समारोह में भी अभी आपके सामने लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर संपन्न हुए हैं। मैं खनिज में राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हर क्षेत्र में संभावना है और हम इस बात को भी कहते हैं कि राजस्थान हमारे देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्रदेश है। उन अपार संभावनाओं को तलाश करके हम हमारे राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां की मिट्टी अनमोल है, खनिजों से समृद्ध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां 22 तरह के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 का व्यवसाय स्तर पर खनन हो रहा है। आज प्रदेश में के खनन क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हम कामयाब हों। हमारा राज्य सोना, लोहा, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। बाड़मेर, जालौर और नागौर में दुर्लभ व आज के समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार भी मिले हैं। हमारी सरकार REE को बढ़ावा देने के लिए REE का एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित करने जा रही है।
इसी तरह से सिलिका सैंड खनिज के विकास के लिए भी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जा रही है। हमारे यहाँ यूरेनियम एवं लिथियम भी मिला है। यूरेनियम के खनन के लिए राज्य सरकार ने सीकर के खंडेला के पास रोहल में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को LOI जारी कर दी है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह काम भी शुरू कर दिया है। राजस्थान का मार्बल और ग्रेनाइट और अन्य भवन निर्माण की सामग्री दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख किले, मंदिर और स्मारक निर्माण में यहाँ के पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान है। नया संसद भवन हो या पुराना संसद भवन हो, राम मंदिर जैसी भव्य इमारत के निर्माण में भी राजस्थान के पत्थर का काम से वहां उसका निर्माण हो रहा है। राजस्थान मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। हाल ही में अनूठे रंगों के ग्रेनाइट की खोज से इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी बढ़ी हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ साथ राजस्थान की सियासत का टेम्परेचर भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, यानी हाई हो चुका है। और इधर टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई। इस सीट को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की जो सियासी जोड़ और गुड़ा भाग है वो अब पूरा हलचल मचा रखा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी की समीकरणों को संवारने के लिए यहां दौरा कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। अब बीजेपी यहां जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, यानी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। उत्तर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि अगले 2 दिन वो खिवंसर और सलम्बूर 84 में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह लगातार रामगढ़ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, राजस्थान जो विधानसभा उपचुनाव है इसको लेकर अब समय तो बहुत कम बचा है, ऐसे में प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। क्या कुछ तैयारी दोनों पक्षों की, कांग्रेस की और बीजेपी की, क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या कुछ माहौल है इन 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों का? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों का रण तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री दौसा जो देवली उनियारा सीट है वहां पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री का जो फोकस है राजस्थान के तमाम 7 सीटों पर है, क्योंकि ये चुनाव खास करके उनके लिए व्यक्तिगत चुनाव हो चुका है, जहां राजस्थान के 7 सीटों पर जीत दिलाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जी जान से लगी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट के तमाम मंत्री ये सरकार के इन चुनाव में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अब जयपुर छोड़कर प्रदेश के तमाम जो विधायक और मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप अलग अलग विधानसभा जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां जाकर जनता के बीच रहे, लोगों के काम करे, उनके बीच में उनका मनोबल बढ़ाए, किस तरीके से वोट परसेंटेज ज्यादा पड़े, क्योंकि ज्यादातर सीटें जातीय ध्रुवीकरण पर आधारित है। इसलिए जिसका वोट बैंक, जिस सीट पर ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं वहां पर पार्टी को फायदा होने की उम्मीदें जताई जा रही है। बशर्ते यह है कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया था, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो इनका खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। चाहे हम बात करें देवली उनियारा की, हम बात करें खिवंसर विधानसभा की, या फिर हम बात करें जो 84 विधानसभा सीट है वहां से जो तमाम जो उम्मीदवारों के जो तैयारियों को लेकर हम देखते हैं तो कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फेल हो चुकी है। और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री ने आज जब राइजिंग राजस्थान समिट में वो पहुंचे
तो उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस पर फोकस रखा, न कि राइजिंग राजस्थान को लेकर उन्होंने लोगों के बीच अपनी बात कही। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को ही पूरे कार्यक्रम के दौरान निशाने पर रखा। तो खासतौर पर यह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो अभी का जो विजन है और उनकी जो तैयारी है वो चुनाव को लेकर उस स्तर पर है कि वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और यही बात है कि जब हम विकास की बात करते हैं राजस्थान में तमाम जो बातें चल रही है उनको आधार पर अब वोट मांगने की कवायद शुरू हो चुकी है। ठीक है, कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर दोनों ही दल यानी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट आए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी राजा महाराजाओं के बारे में गलत बयानी करते हैं। राहुल गांधी को इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। देश को कांग्रेस ने हमेशा से बांटने की कोशिश की, राजस्थान की जागरूक जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो गंभीर मुद्दा भी है और एक ऐसा जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की जनता को विचलित करता है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। बीते बुधवार को जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जेएनयू के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र ये कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना। तो वह राजपूत समुदाय के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगचा कहते हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इतिहास का ज्ञान नहीं। अगर उनसे उनके इतिहास के बारे में पूछा जाएगा तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बात करते हैं राजा महाराजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, लेकिन कांग्रेस की स्थापना खुद एक ब्रिटिश शख्स ने की थी। अगर उनका योगदान न होता तो शायद आज हम इस धरती को अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे किसी और नाम से जानते होते। और राहुल गांधी जी, मेरे को लग रहा है कि उनको कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहास की उनको जानकारी कैसे होगा
कि उनके खुद के इतिहास का यदि किसी को पूछ लिया जाए तो वो खुद का इतिहास नहीं बता सकते। वो राजा महाराजा के इतिहास के बारे में बात करते हैं और वो ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का खुद का इतिहास, कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला अंग्रेज था जो हुम नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की। और जो राजा महाराजा का जो योगदान रहा इस देश के अंदर, यदि राजा महाराजा ने अपने बलिदान, त्याग और तपस्या से इस देश को भारतवर्ष रहा, नहीं तो भारत तो नहीं हो गया। आज कोई दूसरे देश, कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान के नाम से जाने जाते और राहुल गांधी जी और कोई नाम से जाने जाते। राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, आन बान और शान की रक्षा के लिए 3-3 पीढ़ियां राजा महाराजा ने अपने एक साथ में कटी है इस देश की और मातृभूमि की और प्रजा की रक्षा के लिए। और उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ईस्ट इंडिया के मिल गए। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से राजा महाराजाओं ने जो देश की जनता के लिए जो योगदान दिया, उनकी रक्षा की है, उनकी मूलभूत सुविधा के लिए किया है। चाहे आज बावड़ी देख लो, आज तालाब देख लो, आज अस्पताल देख लो, आज स्टेशन देख लो, आज एयरपोर्ट देख लो, सब जो सुविधा है वो उस टाइम की है। देश आजाद होने से पहले जो विकास हुआ था, जिस टाइम। तो दिल्ली की श्रद्धा वालकर केस याद है आपको? ठीक उसी तरीके से, उसी तर्ज पर सन सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में मौत के घाट उतारी गई ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को दबोच लिया गया। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने उसे नवी मुंबई पुलिस की मदद से पकड़ा है और इस मसले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई बड़े राज खुलने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी तरफ हत्याकांड को 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अनीता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। उसका शव 6 टुकड़ों में एम्स अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया। अब तक पुलिस पर आरोप लगा रहे अनीता के परिजनों पर अब पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं करने का बड़ा आरोप लगाया। वो यहाँ पर नहीं आया है। जब भी आएगा तब उच्च अधिकारियों द्वारा और जो भी तरीका है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। घटनास्थल निरीक्षण कंटिन्यूसली जैसा कि हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा कि हम समझते भी हैं, इस तरह का घटना है, गंभीर अपराध है, जो मोडस ऑपरेंडी रही है इसके अंदर, उसके अंदर बार बार घटनास्थल का गहन निरीक्षण अति आवश्यक है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जन सुनवाई कर रहे लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि भाजपा की जब सरकार बनी तो इस तरीके से शिकायत सामने आई। कांग्रेस सरकार के दौरान विकास कार्यों के लिए आए धन का उपयोग मोबाइल खरीदने सहित कई कामों में हुआ, इसलिए फंड अटक गए थे। इन शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया। वहीं अलवर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में आगामी उपचुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतेगी, क्योंकि लोग देश का अपमान करने वालों या राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों को वोट नहीं देना चाहता। जनता उस पार्टी का भी समर्थन नहीं करना चाहता जो धारा 370 को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का समर्थन करती है। 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि हम देश के साथ अन्याय करने वालों को वोट दें। वो ये भी नहीं चाहती कि जो भगवान राम का मंदिर बना है उसका विरोध करने वालों को वोट दें। जनता ये भी नहीं चाहती कि जिन लोगों ने परसों धारा 370 वापस लागू हो कश्मीर में से जो प्रस्ताव पारित हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, उनका जो कांग्रेस ने सहयोग किया, समर्थन दिया, इसका मतलब यह होता है कि अब फिर आतंकवादियों का समर्थन करेगी कांग्रेस। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं या दिव्यांग लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आरक्षण नहीं था। अब 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर वह जो कलंक था देश की जनता पर वो थोपना चाहती है, यानी आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है। धारा 370 के कारण से, यानी कांग्रेस के कारण से हमारे अभी तक
खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर जयपुर भीलवाड़ा बुकिंग पिछले 2-3 दिनों से समय पर नहीं खुलने और यात्रियों को टिकट नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग खिड़की खुलने का समय सुबह 6:30 बजे का है, लेकिन बुकिंग पर बैठने वाले एजेंट अपनी मनमर्जी के चलते 2 से 3 घंटे की देरी से बुकिंग की खिड़की खोलते हैं और जब तक बुकिंग खिड़की नहीं खुलती तब तक यात्री टिकट के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि नसीराबाद बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की ओर से बुकिंग पर एजेंट नियुक्त कर रखा है, जहां प्रतिमाह 15,000 से अधिक टिकटों की बिक्री होती है। इसके बावजूद भी बुकिंग एजेंट अपनी मनमर्जी के चलते टिकट बुकिंग खिड़की को बंद करके गायब होता है। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा की टीम ने गुरुवार रात को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत नया उद्योग लगाने की फाइल को अप्रूव करने की एवज में रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में जिला उद्योग केंद्र के हैंडलूम इंस्पेक्टर भी शामिल है, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसका ऑफिस असिस्टेंट भी 16,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। यह रिश्वत 10 लाख के लोन की एवज में मांगी जा रही थी। इससे सत्यापन के दौरान भी आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले भी रिश्वत ले चुकी थी। तो वहीं झालावाड़ में धर्म सिंह डग विधायक कालूराम मेघवाल ने आज डग क्षेत्र के ढाबला गहलोत गांव का दौरा किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक कालूराम मेघवाल ने ढाबला गहलोत से बडिया वाया गागरासी सीसी रोड पर उद्घाटन किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और इसकी लंबाई 1200 मीटर है। यह परियोजना RIDF योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाजपा के पूर्व वेयर हाउस अध्यक्ष मान सिंह चौहान सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उदयपुरवाटी से है, जहां SDM ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खराब सफाई व्यवस्था को लेकर SDM में नाराजगी जताते हुए साफ सफाई के निर्देश दिए। बामा शाह की मदद से हॉस्पिटल के एक वार्ड को मॉडल के रूप में तैयार करवाने के निर्देश भी दिए गए इस दौरान। और SDM ने निर्देश देते हुए कहा कि अगर अस्पताल का कोई स्टाफ मेंबर बाहर से दवाई मंगवाता है या पर्चा बनाकर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।